तो जैसा हमने इसके पहले देखा है, आपने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, तो आगे नेक्स्ट है व्हाट इज सस्पेंशन। मैंने जो होमवर्क भेजा था उसमें 2 न्यूमेरिकल नहीं बन पाए, तो जब अमूल भी होमवर्क भेज देगा तो उसके बाद में मैं वो 2 न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं आज लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने उसी के लिए आगे पढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रखा है। तो व्हाट इज अ सस्पेंशन, इसके बारे में इन्होंने कहा है इन नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स, मतलब जो एक समान नहीं है, वो सॉल्यूशन जो एक समान नहीं, वो मिक्सर जो कि एक समान नहीं है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। अब एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी के पास में क्या था, ग्रुप डी के पास में क्या था। तो ग्रुप सी के पास में एक्टिविटी 2.2 देख लेते हैं। तो ग्रुप सी के पास में था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, चॉक पाउडर प्लस वाटर या फिर फ्लोर आटा प्लस वाटर। अगर आप पानी में कभी भी चॉक पाउडर मिक्स करेंगे तो देखेंगे कि उसके पार्टिकल्स पूरे पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टिकल्स काफी बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था द ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब जहां पार्टिकल्स सस्पेंडेड दिखाई दे, पार्टिकल्स दिखाई देने ही चाहिए और सस्पेंडेड दिखाई देने चाहिए। तो इसके बाद में ये कहते हैं a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium। तो ये जो सस्पेंशन है ये है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक समान मिक्सर, हेटेरोजीनियस जिसमें कि कंसंट्रेशन एक समान ना हो, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है कहीं पे कम भी हो सकता है। तो ये जो सस्पेंशन है ये हमारे पास में एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और इसे आप आसानी से देखे भी होंगे। जैसे पानी में आप अगर मिट्टी ही थोड़ा सा डाल दें तो मिट्टी के पार्टिकल्स वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन चॉक पाउडर डाल दें तो फिर उसके पार्टिकल्स क्योंकि डिसॉल्व नहीं होते हैं तो वो नज़र आते हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के बारे में देखिए, जो सस्पेंशन की डेफिनेशन है वो ये बताती है अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर where the particles are visible, the particles do not dissolve and they are visible, the solute particle do not dissolve but remain suspended। तो जो सस्पेंशन की डेफिनेशन है उससे हमें दो बातें पता चल गई। एक, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, द पार्टिकल्स आर विजिबल। और याद कीजिए सॉल्यूशन में जहां पे आपने कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया था वहां पार्टिकल विजिबल नहीं थे। तो द डिसॉल्व पार्टिकल्स और द सॉल्यूट इज विजिबल, इसको इन्होंने लिखा है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, can be seen by naked eyes। थर्ड में इन्होंने लिखा है द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। सॉल्यूशन में जो कुछ था उसी का अपोजिट है यहाँ पे। सॉल्यूशन में अ बीम ऑफ लाइट इज नॉट स्कैटर्ड बट सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट इज नॉट स्कैटर्ड बट सस्पेंशन में अगर हम एक बीकर लें, उसमें कुछ वाटर भर दें, चॉक पाउडर डाल दें, मिक्स कर दें और फिर साइड से एक टॉर्च जलाएं तो जो टॉर्च की रेज होंगी वो उसके कारण से आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो
लाइट कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है ये भी नजर आएगा, लाइट का पाथ नजर आएगा आपको, क्योंकि वो पार्टिकल्स लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। और लास्टली the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable। unstable stable है, जैसा था वैसा ही रहे, कोई बदलाव ना हो, स्टेबल है। सिचुएशन जैसे कि हम बात करते हैं, पेशेंट की हालत स्टेबल है, ठीक ठाक है, जैसा है वैसा है, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, ना खराब हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, एज इट इज। अनस्टेबल एज इट इज नहीं होना। खासकर यहाँ पे हमें ये पता चलता है, when left undisturbed the solute settles down, when left undisturbed the solute particles settle down। तो इसके ये 4 प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन के, तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सस्पेंशन एंड द कोलाइडल। तो इनका अगर आपने प्रॉपर्टीज याद रखा तो आप हमेशा इनको बता सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही इनका डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग हैं। तो ये बात हो गई सस्पेंशन की। अब इसके बाद में व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल के आगे में ये वर्ड लगा हुआ है सॉल्यूशन, जबकि सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं कहा गया, या सॉल्यूशन था फिर सस्पेंशन आया फिर कोलाइडल, क्योंकि जब आप वो जो एक्टिविटी 2.2 है वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे भी इन्होंने लिखा है सॉल्यूशन, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन, ग्रुप सी हैज गॉट अ सस्पेंशन एंड ग्रुप डी हैज गॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो क्यों इसको कोलाइडल के साथ में हमने सॉल्यूशन लगा लिया, सिर्फ कोलाइड या सिर्फ कोलाइडल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन से मैच करती है और कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मैच करती है। इसका जो एग्जांपल था एक्टिविटी में वो था इंक या फिर मिल्क ड्रॉप्स इन वाटर। अगर हम पानी में इंक डाल दें तो पूरा पानी नीला हो जाएगा, मिल्क डाल दें तो सफेद हो जाएगा, लेकिन वहां पे हमें पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। तो अब ये जो कोलाइडल है इसकी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जैसी है, जैसे कि क्या प्रॉपर्टी है, तो जब आप इंक डालते हैं तो पूरा पानी एक समान नीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर का पार्ट ज्यादा बीच का पार्ट कम, एक समान होमोजीनियस हो जाएगा। तो कोलाइडल की एक प्रॉपर्टी क्या होगी, एक गुण क्या है कि इट इज ऑल्सो होमोजीनियस। ऐसा हमें लगता ही है कि ये होमोजीनियस है। अब देखिए जैसे कि वाटर में अगर हम मिल्क मिक्स कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो एक समान हो गया, होमोजीनियस है ना। इंक भी डिजॉल्व कर दे तब भी लगता है कि एक समान कलर आ गया है, पूरा सेम दिख रहा है, होमोजीनियस है। बट अगर आप मिल्क को देखें, मिल्क भी क्या है, तो मिक्सचर है ना। तो मिल्क इज अगेन अ मिक्सचर, और मिल्क में हम देखते हैं कि ये मिक्सचर है, तो या तो ये सस्पेंशन होना चाहिए या तो सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो कोलाइडल होना चाहिए। तो मिल्क के बारे में इन्होंने कहा है कि मिल्क इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और मिल्क एक तो हेटेरोजीनियस है और दूसरा इन्होंने कहा मिल्क इज कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें दिख तो वो जरूर रहा है एक समान, लेकिन वो एक्चुअल में
माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने पे पता चलता है कि वो एक समान नहीं है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस दिखते जरूर हैं बट होते नहीं हैं, ये हेटेरोजीनियस होते हैं। तो इसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसा क्यों है, मिल्क भी तो हमें एक समान दिखता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मिल्क में जो फैट मौजूद है वो सारा का सारा एक ही जगह पे या एक यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो कोलाइडल में यूनिफॉर्मिटी दिखती है, ठीक है, होमोजीनियस है ऐसा लगता है बट वो होमोजीनियस होता नहीं है। तो पहला ये समझ में आया कि कोलॉइड हेटेरोजीनियस है। अब कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी छोटे हैं, बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक है, हम नेकेड आइज से तो देख नहीं सकते। तो सॉल्यूशन होता था होमोजीनियस, लेकिन कोलॉइड है हेटेरोजीनियस। तो एक प्रॉपर्टी कोलॉइड की किससे मैच हो गई, सस्पेंशन से। सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस है, कोलाइड भी हेटेरोजीनियस है। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। तो ये प्रॉपर्टी हो गई सॉल्यूशन की। तो एक प्रॉपर्टी सस्पेंशन से मैच हो रही है कोलाइड की, और एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैच हो रही है। फिर इसके आगे है सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल डाउन, द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बट ये चीज़ हमें कोलाइड में नज़र नहीं आती। कोलाइड में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने इंक मिक्स कर दिया और उसको रख दिया तो वो वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि 2-4 घंटे बाद पूरा इंक जो भी है वो नीचे हो गया और ऊपर क्लियर वाटर नजर आ रहा है, वैसा नहीं होता। तो पार्टिकल्स इन अ कोलाइड डू नॉट सेटल डाउन। अब ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, वो सस्पेंशन से मैच हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, ये सॉल्यूशन से मैच हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अ कोलाइड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये सॉल्यूशन से मैच हो गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी बट द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कोलाइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जितने छोटे तो नहीं होते, उनसे थोड़े बड़े साइज के होते हैं और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में कोलॉइड जो है इसकी 2 प्रॉपर्टी सॉल्यूशन और 2 प्रॉपर्टी सस्पेंशन से मैच हो रही है। तो आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड इन तीनों की प्रॉपर्टी को याद करें और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट इसको भी पढ़ें। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेपरेटिंग टेक्निक्स। आप कभी भी मिक्सचर बनाते हैं तो कोई 2 या 3 चीज़ों को ऐड करते हैं। तो एक तो हम मिक्सचर बनाते हैं, अब हमारे द्वारा बनाया गया मिक्सचर या तो सस्पेंशन होगा या तो कोलॉइड होगा या फिर सॉल्यूशन होगा। तो एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि मिक्सर बना सकते हैं। दूसरा ये है कि मिक्सर जिन कंपोनेंट से बना है उनको हम वापस कैसे अलग कर सकते हैं। जब हम मिक्सर बनाते हैं तो हम ऐड कर देते हैं सबको, और जब सेपरेट करना है तो सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे करें, तो इसी के ऊपर में इन्होंने अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का उसको रखा है। इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने लिखा है हाउ टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। जो मैंने लिखा है इसे रेड इंक यूज़ करके लिखा है। अब ये रेड इंक बना कैसे, तो ऑफ कोर्स कोई कंपोनेंट होगा जिसको मिक्स किया गया दूसरे चीज़ में और एक रेड कलर का ये लिक्विड बना। तो ये रेड कलर का जो लिक्विड है इसमें ये जो कंपोनेंट ऐड किया गया है इन दोनों को कैसे सेपरेट करें। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें आपके पास जो भी कलर है, जैसे पेंटिंग करने का कलर ग्रीन, रेड, ब्लू, तो इसको जब आप मिक्स करते हैं तो देखते हैं वाटर में वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। मतलब है कि शायद बेस वाटर हो और उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड किया गया जिसके कारण से वो गाढ़ा भी हो गया और एक
यूजेबल फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो आप ये इंक जिस चीज से बनी है, ब्लू इंक या ब्लैक इंक, वो एक तो उसमें होगा कोई सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम अलग कैसे करें? तो इसके लिए एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के थ्रू, जैसे कि हम नमक बनाते हैं समुद्र के पानी से, तो वहां पे भी क्या यूज करते हैं? इवोपोरेशन टेक्निक यूज होती है। अगर आपने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर घोल दिया और आप अब चाहते हैं कि वो शक्कर और पानी अलग करूं, तो कैसे करेंगे? इवोपोरेशन यूज करें। इवोपोरेशन करने के लिए आप उस जैसे यहाँ पे इंक लिया या शुगर सॉल्यूशन लिया, उसको हीट करें। हीट करें, एक कंपोनेंट वेपोराइज होकर के अलग हो जाएगा और दूसरा वेपोराइज नहीं होगा तो वो रह जाएगा, जिसके बारे में इन्होंने बताया है कि आप एक वॉच ग्लास लें जिसमें कुछ इंक डाला हुआ हो। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि आप एक बर्नर लीजिए, स्टैंड लीजिए और एक बीकर ले लीजिए बड़ा सा, कुछ पानी भी भर दीजिए इसमें, और इसके बाद पानी को हीट करें। ऊपर में, इस बीकर के ऊपर में आप एक वॉच ग्लास रख दें, मतलब कांच का एक ग्लास रख दें, क्योंकि ग्लास का वॉच ग्लास। अब इसमें इंक के ड्रॉपलेट्स डाल दीजिए, कुछ इंक आपने डाल दी। ये बर्नर से वाटर टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, गर्म होगा, इवोपरेट होना शुरू होगा, और फिर ये जो इसके वेपर्स हैं वो जाकर के इस वॉच ग्लास को हीट करना शुरू करेंगे। फिर इस वॉच ग्लास में जो भी है, जैसे कि यहाँ इंक है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसमें अगर कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि हीट मिलते ही वेपोराइज हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा हीट मिलने के बाद या थोड़ी कम हीट पर ही, तो वो फ्यूम्स के रूप में निकलना शुरू होगा। क्या होगा? अगर हमने इंक डाला है तो जो भी सॉल्यूशन है उसमें जो वॉलेटाइल पार्ट है, जो आसानी से वेपोराइज हो जाता है, वो सारा का सारा सूख जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, वेपोराइज हो जाएगा। और जो आपके पास बचेगा वो है कुछ सॉलिड मटेरियल। ये सॉलिड मटेरियल, इसे हम कहते हैं डाई। डाई वो पार्ट है, वो कलरिंग कंपोनेंट है जिसके कारण से रंग आता है। तो जैसे कि आप कपड़े भी डाई करने के लिए देते हैं, बालों को डाई करते हैं, तो एक पर्टिकुलर कलर लगा लेते हैं। तो आपने वो बालों में लगाने वाला तो देखा ही होगा, वो जो सैसे खोलते हैं या फिर कभी मार्केट से लेके आइए, तो उसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। ब्लैक कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, बट मिक्स करने पर वो पूरा एक ब्लैक पेस्ट बन जाता है। लोग उसको बालों पे लगाते हैं, कुछ देर में वो पेस्ट ड्राई होने पर बालों को काला रंग कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो इंक है उसको आपने हीट किया, अब उसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो शायद जल्दी हो जाए ये काम। तो इन्होंने आपको लैब में करने के लिए बताया है। तो एक बीकर लीजिए, पानी उसमें हो, उसको हीट कीजिए, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखिए, वॉच ग्लास में इंक डाल दीजिए, या फिर शुगर सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं आप, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। हीट करें, थोड़ी देर में वो सॉल्यूशन वेपोराइज होना शुरू होगा, एक कंपोनेंट वेपोराइज हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट रह जाएगा। तो ये आपने सेपरेट कर दिया दोनों को। तो ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसे हम इवोपोरेशन के नाम से जानते हैं। तो इवोपोरेशन की मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं कोई भी 2 चीज़ों को। इवोपोरेशन की टेक्निक के बाद में ये दूसरी सेपरेटिंग टेक्निक दी गई है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन में एक ड्रायर का पार्ट दिया है, एक वॉशिंग का पार्ट है और एक ड्राइंग का पार्ट है। तो उसमें जब आप कपड़े डालते हैं, ढक्कन बंद किया, ऑन कर दिया नॉब को, तो वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट होना शुरू होता है, काफ़ी हाई स्पीड में वो रोटेट होता है। उसके हाई स्पीड में रोटेट होने के कारण से क्या हो रहा है कि जो पानी है वो कपड़ों से अलग हो जाता है, तो वहाँ पे हो रही है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा। तो मिक्सर ग्राइंडर में एक ग्लास जो आप मार्केट से दूध लेकर के आए हैं, नॉर्मल मिल्क, उसको डालें, ढक्कन लगाएं और कुछ 1 मिनट के लिए उसको चलाएं।
जब आप मिक्सर को 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो जो दूध था वो भी रोटेट होने लगा। आप देखेंगे कि बंद करने के बाद में वो दूध के ऊपर में कुछ फ्रॉथ मतलब झाग जैसा बन गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? दूध में तो कुछ मिक्स नहीं किया था। और आप अगर उसे हाथ से टच करेंगे तो यू विल फाइंड इट स्लिपरी। ये कुछ फैट जैसा है, ऑयली है नेचर में। ये कहाँ से आया? तो ये जो मिल्क में क्रीम होता है, इसको सेपरेट करने के लिए हम मिल्क को काफ़ी तेज़ी से रोटेट करना शुरू करते हैं, काफ़ी स्पीड पे। आप समझ लो मिक्सर ग्राइंडर में कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। तो वैसा करने पर क्या होता है कि जो हल्के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने कुछ हल्की और कुछ भारी चीज़ें जैसे कि छोटे छोटे बॉल्स, हल्के और भारी बॉल्स ले लिए प्लास्टिक के ही एक गोल से डब्बे में, और इस डब्बे को तेज़ी से घुमाने लगे। तो आप देखेंगे कि जो भारी चीज़ें थी वो नीचे चले गई और जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर आ गई। ऐसा आप मिक्सर जो आपके घर में होगा वो अगर किसी गोल जैसे डब्बे में है या कैसे भी डब्बे में है तो उसको भी रोटेट करके देखिए। ऐसा करने पे आप देखेंगे कि जो भारी पार्ट थे, बड़े पार्ट थे, वो नीचे चले गए और जो हल्के हैं वो ऊपर आ गए। तो इस काम को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। मार्केट में जो मिल्क मिलता है वो रेगुलर मिल्क होता है, फिर हाई फैट मिल्क होता है और फिर एक लो फैट मिल्क होता है जिसको हम स्किम्ड मिल्क भी बोलते हैं। अब ये मिल्क की जो कंपनीज हैं ये दूध से फैट कैसे अलग करती हैं? तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग करती हैं। एक तो दूध से फैट को अलग करने के लिए आप उसको बॉईल कर दीजिए, ठंडा होने दीजिए, देखेंगे कि सारा का सारा फैट ऊपर आ गया। अब मिल्क कंपनियां इतने सारा दूध लेती हैं, उन सबको बॉईल करना फिर ठंडे होने देना, इसमें 2-4 दिन लग जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको पैसा भी इसमें खर्च हो जाएगा, एक इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, मिल्क को सेंट्रीफ्यूग करते हैं। जैसे कि आप अपने वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालते हैं, काफ़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं, कपड़े वहीं पे रह जाते हैं लेकिन पानी अलग हो जाता है। तो वैसे ही एक कंटेनर है जिसमें मिल्क को डाला, काफ़ी तेज़ी से रोटेट किया, तो जो मिल्क में हल्के पार्टिकल्स हैं फैट वो ऊपर आ जाते हैं और विदाउट फैट वाला मिल्क नीचे रहता है। तो इसको सेपरेट कर लिया, फिर से सेंट्रीफ्यूग किया, फिर से थोड़ा सा फैट जमा हुआ। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन ये दूसरी टेक्निक है जिसके द्वारा हम हल्की और भारी चीज़ों को तेज़ी से रोटेट करें तो जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी और जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे हो जाती हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अगेन अ सेपरेटिंग टेक्निक बाय यूजिंग विच द लाइटर पार्टिकल्स कम इन द टॉप एंड द डेंसर पार्टिकल गोज टू द बॉटम। तो ये दूसरी है। इसके कुछ एप्लीकेशन भी दिए गए हैं कि इसका कहाँ का यूज हो रहा है। तो इन्होंने कहा This centrifugation process is used in diagnostic laboratories for blood and urine test. It is also used in dairies and home to separate butter from cream. It is used in washing machine to squeeze out water from wet clothes. तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस और इसके पहले आपने पढ़ा इवोपोरेशन प्रोसेस, ये 2 सेपरेटिंग टेक्निक है। इसके अलावा और भी सेपरेटिंग टेक्निक है जिनके बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।